शुरू करें? हम्म, किस थ्योरी से शुरू करें पहले? थ्योरी वही जो मैंने तेरे से सवाल पूछा था, हम्म। है ना, कि क्या हम इंसान असल में धरती के लिए ही बने हैं, या फिर हम किसी और ग्रह से बिलोंग करते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम देखें अपने आप को, खुद को यहाँ पे, क्योंकि हम डेली ना भाई सर्वाइव कर रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। भले ही आप कितने ही लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हो, कितने ही पोर्शे में घूम रहे हो या बड़े आलीशान मकान में रह रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हो। किस चीज़ से? नेचुरल डिज़ास्टर से, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, है ना? या फिर वही प्राकृतिक आपदाएँ। तो इतनी सारी चीज़ें जब इंसान को मारने के चक्कर में लगी हुई हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थ हमारे लिए हैबिचुअल प्लैनेट है? तो पहला तो जो मतलब तेरे एक सवाल में कई सारे सवाल हैं। हुँ, पहली चीज़ तो ये कि क्या इंसान इसी प्लैनेट के लिए बना है ना? कि कहीं हम किसी और प्लैनेट से तो नहीं आए हैं। चल दूसरी चीज़ ये कि जैसे तूने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें जो प्लैनेट अर्थ पे हैं वो मतलब एक तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल हुँ, कैलेमिटीज़ वग़ैरह ये सब इंसान को मारने के लिए। चल ठीक है, एक नेचुरल डिज़ास्टर तो समझ में आता है कि वो नेचुरल है। मतलब वो हुँ, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं करता कि जानवर, चिड़िया, इंसान, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं करेगा वो, ठीक है? बाढ़ आई है तो उसकी चपेट में जो आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, उसके अपने नेचुरल रीज़न्स होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हो जाती है, वो चाहे हुँ, अ, अर्थ हो, मार्स हो, हर जगह उस टाइप की चीज़ें जैसे मार्स पे भी कई सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, मून पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है? तो वो एक प्लैनेट की अपनी एक नेचुरल प्रोसेस होती है। हुँ, यहीं से तूने बोला कि डिजीजेस बीमारियां जो हैं, हुँ, कई सारे वायरसेस हैं, ठीक है? तो जैसे मेरे दिमाग में एकदम से एक चीज स्ट्राइक हुई कि हाँ यार, पॉइंट है इस चीज में, क्योंकि हमने कभी भी किसी एनिमल को या किसी भी ऐसी मतलब जैसे स्ट्रे डॉग्स हो गए, ठीक है, बिल्लियाँ हो गई जैसे घूमती रहती है, जंगली बिल्लियाँ हो गई, हमने उनको कभी भी ऐसे नहीं देखा कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हो गई है, कि उनको बुखार हो गया है, ठीक है? या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई है, जैसे हमको होता है ना मौसम चेंज होता है तो जुकाम बुखार हो जाता है इस तरीके से, तो हुँ, ऐसे कभी कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी या घोड़ों को कभी नहीं देखा कि अरे भाई मौसम बदल रहा है तो इनको भी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, इनको भी ऐसे कोई कोरोना वायरस जैसे वायरस ने घेर लिया है। नहीं मतलब हालाँकि ऐसे तो नहीं, मतलब जुकाम-बुखार तो नहीं, लेकिन हाँ, कुत्ता खाँसी देखी, मतलब कुत्ते को खाँसी होती देखी है, वो ऐसे हुँ, हुँ। खाँसता है, वो सब देखा है। हाँ, बट कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी ना कि जो मतलब कि उनका सफाया ही कर दे। बट एट द सेम टाइम कई सारी ऐसी डिज़ीज़ेज़ भी हुई हैं, जैसे एक समय पे हुई थी मैड काऊ डिज़ीज़। उसमें मतलब काउज़ के अंदर एक वायरस फैल गया जिससे वो मर रही थी गायें। हुँ, बट अगर हम जाएँ कि जानवरों के नेचुरल हैबिटेट में, हुँ, जंगलों में पहुँचे, तो जंगलों में भी कहीं ऐसी चीज़ नहीं देखी हमने कि जानवरों के बीच में कोई ऐसी वायरस जैसी बीमारी कुछ फैल रही है, तो वो हुँ, मर रहे हैं उस बीमारी से, बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। हाँ, आपस में लड़ झगड़ के या एक-दूसरे को हंट करके मर जाएँ या मार दें, वो बात अलग होती है। उनके हुँ, वो जीवन जीने का एक नेचुरल प्रोसेस होता हुँ, है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये सोचने वाली है, जैसे मैंने एक उसमें वीडियो में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी थी एक बंदे की। तो वो ये कह रहा था कि भाई प्लैनेट अर्थ पे इतनी सारी स्पीशीज हैं, ठीक है, जानवरों की, तो किसी भी स्पीशीज का जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको ना चलने के लिए या किसी भी तरीके से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि गाय अगर एक बछड़े को जन्म देती है, तो बछड़ा अपने आप ही नेक्स्ट डे से चलना शुरू कर देता है, ठीक है। थोड़ा-सा लड़खड़ाता है लेकिन थोड़ा-सा चलता है। मतलब चलना शुरू कर हुँ, देता है, लेकिन इंसान का ही एक बच्चा ऐसा जिसको लगभग साल भर का समय लगता है और हुँ, उसके साथ में
सपोर्ट और ट्रेनिंग लगती है घर वालों की, माँ बाप की, जो उसको चलना सिखाते हैं। लेकिन किसी भी जैसे हाथी का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, गाय, घोड़ा, क्या कहते हैं, बैल, किसी का भी बच्चा हो, उसका जन्म होगा, वो अपने आप ही चलना शुरू कर देगा। अब वही है ना कि गाय बोल थोड़ी रही है कि 4 पैरों पे चलना है, ये 4 पैर चलने के लिए दिए हैं, हाँ, कि है ना? उसको किसी तरीके से गाइड कर रहे हो, वो नहीं, हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़ एक ये होती है कि इंसान ही एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको पसीना आता है। हुँ, बाकी और किसी जानवर को पसीना नहीं आता इस प्लैनेट अर्थ पे। तो वो कंस्पिरेसी में ये बताना चाह रहा था कि प्लैनेट अर्थ का जो सन है, वो इंसानों के लिए सूटेबल नहीं है। हुँ, क्योंकि सन की जो रेज़ हैं, वो हमें ही सनबर्न कर सकती है। एक इंसान अगर कड़ी धूप में 2-3 घंटे के लिए खड़ा हो जाए, उसको टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, उसका हाथ पूरा जो एक्सपोज़्ड है सन रेज़ से काला हो जाएगा। हुँ, और जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं बाहर बीचेज़ वगैरह पे जाते हैं जब घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है वो इतना कम है कि वो यूवी रेज़ से उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक हुँ। है? लेकिन किसी भी एनिमल को सन की रेज़ से कभी स्किन कैंसर नहीं होता है या हुँ, सनबर्न नहीं होता है। यहाँ तक कि क्रोकोडाइल को ले ले, वो तो घंटों-घंटों भाई धूप में धूप पड़ा में पड़े रहता हैं, है। कुछ कुछ हो ही नहीं रहा उसको, एग्ज़ैक्टली, है ना? हाँ। और दूसरा क्या था कि ये पहला तो यही भाई अपना हुँ, इंसानों के लिए जो सन है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो फिर इससे मेरे दिमाग में एक ये थ्योरी आती है कि अगर इंसान के लिए सन सूटेबल नहीं है, तो इस सोलर सिस्टम में तो यही सन है, हुँ, तो क्या ऐसा है कि इंसान किसी और सोलर सिस्टम से आया है, कि जहाँ पे सन इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है? या फिर सोलर सिस्टम के किसी ऐसे प्लैनेट से आया जो सन से थोड़ा दूर है, जहाँ मतलब पे इतनी दूरी पे है जहाँ पे उसको स्किन बर्न ना होता हो। सन की जो रेज़ की इंटेंसिटी है, हाँ, हीट है, वो अर्थ के कंपैरेटिवली कम हो, हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। फिर दूसरा क्या कहते हैं कि इंसान ही एक ऐसा जो स्पीशीज़ है प्लैनेट अर्थ पे, जो 2 पैरों पे चलती है, हुँ, ठीक है? 2 पैरों पे चलती है और बाकी जो सारी स्पीशीज़ हैं, वो 4 पैरों पे चलती हैं, हुँ। ठीक है? कोई और ऐसी स्पीशीज़ है नहीं जो 2 पैरों पे चले। नहीं जैसे गोरिल्ला वगैरह ये सब खड़े हो जाते हैं लेकिन चल चल चलते नहीं ना, हाँ, खड़े होने को हो सकते हैं, लेकिन चलते नहीं। हुँ, क्योंकि उनका वो नेचुरल वे ऑफ वॉकिंग नहीं है। ऐसे तो इंसान भी 4 पैरों पे थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन उसको बोलोगे नहीं तुझे चलना ही ऐसे है, तो उसकी तो पूरी बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, है ना? हुँ, तो वो चीज़ है। तो फिर उसमें ये बता रहा था वो इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कि मेबी पॉसिबिलिटी है इस बात की कि जो इस प्लैनेट की ग्रेविटी है, वो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के हिसाब से है ही नहीं। हुँ, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर अगर खड़े रहें, तो हमारी बॉडी थकने लग जाती है। हुँ। हमारी गर्दन पे लोड पड़ने लग जाता है, बैक हमारी पेन होता है, बैक कमर पे पेन, लोड पड़ने लग जाता है। बैक पेन भी होता है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन वहीं जो एनिमल्स हैं, वो सुबह से शाम से रात तक अपने चारों पैरों पे ही रहते हैं। हुँ, उनको कोई बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उनको गर्दन की प्रॉब्लम नहीं होती, हुँ, हुँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जैसे तूने कहा कि तो फिर जो प्लैनेट अर्थ पे ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं इंसान को। हुँ, क्या इंसान पृथ्वी पर ही पैदा हुआ हुँ, या किसी और प्लैनेट से आके इंसान को डाला गया यहाँ पे, हुँ। ठीक है? अगर हम ये भी कहें कि अगर इंसान किसी दूसरे सोलर सिस्टम से बिलॉन्ग करता है, तो फिर यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन की थ्योरी जो है वो झूठी हो जाएगी फिर वो। अब क्या है ना कि देख डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, हुँ, वो एब्सोल्यूट नहीं है कि मतलब कि हाँ, डार्विन ने वो थ्योरी दी, तो मतलब वो एकदम ऐसा होता है ना कि अब उस थ्योरी में कुछ भी
इम्प्रूव नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। इवन यहाँ तक कि कई सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं हम्म, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को चैलेंज करते हैं। हम्म, ठीक है, चैलेंज इन द सेंस कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पहले तो ये कहती है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम्म, ठीक है, कि जो फिटेस्ट थे वो सरवाइव करे। और ये कहती है कि भाई जो इंसान था वो एप से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब तो पहला चैलेंज तो बेसिक यही आता था कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके ठीक है, लेकिन कौन से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? क्योंकि इंसान जो है प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों में रह के इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ह्यूमैनिटी जो थी अफ्रीका से निकली और फिर उसके बाद प्लैनेट के अलग 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 हिस्सों में चली गई। ठीक है, तो भाई कुछ जो ह्यूमंस थे वो अलग तरीके से इवॉल्व हुए बढ़े। ठीक है, कुछ ह्यूमन अलग तरीके से इवॉल्व हुए बढ़े। ठीक है, तो वो है ना कि वो जो उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं हो सकती सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम पे। क्योंकि उस समय पे देखा जाए तो एक तरीके से सभी जानवर थे, इंसान भी एक जानवर ही था। ठीक है, तो लेकिन वाइल्ड में जो है जंगल में जो है फिटेस्ट के मामले में भाई लायन से कोई ज्यादा फिटेस्ट हो सकता है क्या? एक भालू से ज्यादा कोई फिटेस्ट हो सकता है क्या? अगर आप जंगल में हो हंटिंग कर रहे हो, क्योंकि तो उस टाइम पे जो इंसान था वो भी हंटिंग करता था। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। क्योंकि इंसान एक समय बाद टूल्स बनाना सीख गया था। इंसान जो है उसके पास लॉयन से ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, भालू से भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, और टाइगर से भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इतने वाइल्ड बोर होता है एक एनिमल, उससे भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ कि इंसान इतना केपेबल बन गया कि इन सब एनिमल्स का वो शिकार करने लग गया? फिटनेस के बलबूते पे नहीं, स्मार्टनेस के बलबूते पे। एक मोमेंट पे इंसान का इंटेलिजेंस इस तरीके से डेवलप हो गया कि उसको टूल्स बनाना आ गया। हाँ, टूल्स के मामले में वो आगे निकल गया। एग्जैक्टली, उसको टूल्स बनाने आ गए। फिटनेस के मामले में फिट जिसे कह रहा तू। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से जो इंसान इवॉल्व नहीं हुआ है, हाँ, वो अपनी स्मार्टनेस से हुआ। सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टनेस की जो स्मार्ट हो गए, जो इवॉल्व हुए इंसान ना, वो सर्वाइव करे हैं। क्योंकि उनको टूल्स यूज करने आ गए, उनको पता चला कि ठीक है, हम टाइगर से ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, तो हमें क्या करना है उससे बचने के लिए? ठीक है भाई, हम क्या कहते हैं, भाले बनाते हैं कि अगर हमारी तरफ भाग कर आएगा तो हम भाला फेंक के मारेंगे। ठीक है, पास नहीं आने देंगे, लंबे लंबे एग्जैक्टली। भाले तो एक भाले की जो स्पीड है वो वाले। टाइगर की स्पीड को मैच करके उसके ऊपर लगेगी जाके, और उसको चीर देगा वो भाला टाइगर को। उनके दिमाग, उनके खोपड़ी में दिमाग डेवलप हुआ। अब उनको शिकार करना था, शिकार कैसे किया जाए? किसी भी एक ऐसे, अब रैबिट बहुत तेज भाग रहा है, रैबिट से तेज तो इंसान नहीं भाग सकता ना, बहुत तेज भागता है। या कोई भी एक ऐसा जानवर, हिरन है, हिरन से तेज नहीं भाग सकता इंसान। तो अब उनका शिकार कैसे करें? हाँ भाई ठीक है, तीर धनुष का उन्होंने डेवलपमेंट करा फिर। ठीक है, फिर तीर धनुष का डेवलपमेंट करा तो ठीक है, अच्छा फिर चलाना सीखा होगा उन्होंने। फिर उनको ये पता चला होगा यार एक अकेला इंसान इसकी हंटिंग करेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हिरन तो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। तो ग्रुप जाता था 7-7 6-6 लोगों का। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है भाई, अगर ये इधर भागेगा तो उधर से तू तीर मारना, इधर भागेगा तो मैं मारूंगा, और जिसका भी तीर लग जाएगा ये मरेगा, उसके बाद सब इसको मिलके खाएंगे। ठीक है, तो फिटनेस के बलबूते पे नहीं, स्मार्टनेस और इंटेलेक्ट के बलबूते पे इंसान बचा और इवॉल्व हुआ। तो यही चैलेंजेस आ जाते हैं डार्विन की थ्योरी तो मतलब कि उसने सिर्फ अपना दिमाग ही इवॉल्व किया है काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। क्योंकि बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो वो अभी स्ट्रांग नहीं है ना। अब तू देख ना, एक टाइगर जो है वो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। क्या इंसान भाग सकता है? नहीं। तो जिंदगी इंसान, में नहीं भाग पाएगा वो। तो इंसान कैसे हो गया फिटेस्ट ऑफ ऑल? अगर हम स्पीशीज के मामले में देखें, हाँ हम ये कह सकते हैं कि इंसानों में एक इंसान इतना तेज भाग सकता है। ठीक है, लेकिन खतरा तो उसको उस टाइम पे जानवरों से था ना। हाँ, सही बात है। खतरा तो, क्योंकि जंगल में रहते थे सब। अब जंगल में इंसान तो इंसान को खाएगा नहीं ना, शेर खाएगा, भालू खाएगा, गोरिल्ला मारने आएगा। ठीक है, एनाकोंडाज होंगे, क्या कहते हैं, पाइथॉन्स होंगे, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अटैक करेंगे इंसान के ऊपर, क्योंकि इंसान सबसे मतलब ज्यादा
सॉफ्ट है और सबसे वीक है उनके लिए, जिसको वो मार सकें अटैक से। हुँ, तो ये चीज़ है। तो इंसान स्मार्टेस्ट फिटेस्ट नहीं है। वो एक मोमेंट पे स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल बन गया स्पीशीज़ में, और एक मोमेंट पे सारी स्पीशीज़ सेम थी, हुँ। अगर साइंस के हिसाब से सोचें हम, ठीक है? तो यानी कि स्टार्टिंग में सबसे जो कमज़ोर फूड चेन की अगर बात करें, तो सबसे कमज़ोर खाना इंसान ही था। सबसे ईज़ी खाना सबसे इंसान ईज़ी था। खाना, हाँ, जब तक वो इवॉल्व नहीं जब हुआ तक वो था। इवॉल्व नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा ईज़ी खाना इंसान ही था। हुँ, इवोल्यूशन के बाद ही वो हाँ, स्मार्ट बना है फिर अब उसको। वो अब कमाल की बात ये आती है ना कि अब वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि वो इवॉल्व हुआ कैसे? हुँ, क्योंकि अगर एवोल्यूशन की बात है तो वही जैसे हर बात ये थ्योरी आती है सामने कि जो बाकी एप्स थे वो एप क्यों रह गए फिर? बाकी क्यों इवॉल्व नहीं हुए? सही बात है। है ना? और मतलब डार्विन ने जो थे वो काफ़ी सारे मतलब कुछ ऐसे ऊल-जलूल एविडेंसेस भी प्रेज़ेंट करे थे जिसमें काफ़ी सारे फेक भी निकले थे। हुँ, और डार्विन की जो अगर इस रिसर्च को थोड़ा-सा इन डेप्थ जाके पढ़ोगे तो उस वो रिसर्च इनडायरेक्टली ये कहती है कि जो वेस्टर्न व्हाइट लोग्स हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर रेस हैं। वो इस टाइप की बातें करता था। अच्छा। हाँ, तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसमें कहीं न कहीं एक सटल रेसिज़्म है, ठीक है? और वो जो उसने थ्योरी दी थी यार उस टाइम पे तब उतनी रिसर्च नहीं हुई थी, हुँ, ठीक है? तो साइंस ने काफ़ी रिसर्च करी, फिर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स बहुत सारे आ गए, जिन्होंने अपनी खुद से रिसर्च करी, खुद से एविडेंसेस इकट्ठा करे, तो तब तो पता चला कि नहीं डार्विन तो पूरी तरीके से ठीक नहीं था। अब मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही कि चल ये सब चीज़ें तो सही है कि सबने अपनी-अपनी थ्योरीज़ दे रखी हैं वहाँ पे। हुँ, लेकिन फिर वहाँ पे एलियन वाला पार्ट किसने डाला? एलियन वाला पार्ट किसने डाला? है ना? ये एलियन वाला पार्ट डाला नहीं, एलियन वाला पार्ट भी ये है कि एक ऐसा अनसॉल्व्ड मैं कहूँ कि लिंक हुँ, है ह्यूमंस के डेवलपमेंट में। एक नहीं कई सारे ऐसे अनसॉल्व्ड लिंक्स हैं हुँ, जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं। अब उन्हीं लिंक्स को कोई एलियंस से जोड़ता है क्योंकि उससे रिलेटेड भी एविडेंसेस मिल जाते हैं जैसे सुमेरियंस का है, हुँ, ठीक है? उनकी जो पूरी जो यूनिफ़ॉर्म टैबलेट्स मिली थी, ठीक है? और उसमें जो भी उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी एनकी, एनलिल, इजीजीस के बारे में जो भी कुछ था सब कुछ, हुँ, है हुँ, ना? वो सारी जब थ्योरीज़ निकल कर आई सामने कि अच्छा ऐसा भी कुछ था। फिर अगर हम हिंदुइज़्म में देखें, हमारे कल्चर में, तो हमारे कल्चर में के हिसाब से अगर हम ह्यूमैनिटी की ये चीज़ें देखें, हुँ, तो बहुत कई लाख करोड़ों साल पहले की हिस्ट्री कई लाख करोड़ों साल पीछे तक हिस्ट्री चली जाएगी। हुँ, हुँ, क्योंकि महाभारत जैसे टेक्स्ट में विमानों की बात होती है, हाँ, ठीक है? और वो विमान जो हैं वो मर्क्यूरी उस एज़ अ फ्यूल यूज़ करते हैं और आज के टाइम में नासा खुद मर्क्यूरी propulsion इंजन को डेवलप कर रहा है स्पेस ट्रैवल के लिए, ठीक है? क्योंकि वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है? तो अब ये सारे टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, फिर हमारे टेक्स्ट में वो कहाँ से आई? ऐसे ही अ, बाहर भी कई सारी ऐसी चीज़ें मिली, ऐसे जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट कह लो, ठीक हुँ, है? उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं कि आसमान से देवता उतरे, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया, ठीक है? एग्ज़ैक्टली और फिर जो उनके शिप्स का उतरने का जो डिस्क्रिप्शन है कि जब देवता आसमान से उतरे तो एक झरने की तरह गरजने की आवाज़ आई और हुँ, आसमान में एक बहुत तेज आग जैसी रोशनी चमकने लगी और बहुत धुआं-धुआं हो गया हर जगह, है ना? तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक तरीके से ये मानो कि आज के टाइम पे जब एक स्पेस रॉकेट लॉन्च होता है, तो उस टाइम पे जैसी आवाज़ आती है प्रॉपर तो उस चीज़ से वो सारी चीज़ें मैच करती हैं, हुँ, ठीक है? अब ये जो एरिक वॉन डैनिकन हुए, चैरियट्स ऑफ द गॉड्स जिन्होंने लिखी सबसे पहली किताब उनकी सबसे पहली किताब, तो उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी थी। अब सोचा जाए, जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिए, हुँ, ठीक है?
जैसे जो एग्जांपल है ये स्पेस रॉकेट और क्या कहते हैं देवताओं का आसमान से उतरने का, जो उन्होंने रिलेट करा है इन दोनों चीज़ों को, तो जब इंसान सोचता है कि हाँ यार, मतलब गलत तो नहीं लग रहा कहीं से भी, क्योंकि जब स्पेस रॉकेट आसमान में उड़ता है वो बिल्कुल वो गरजने की आवाज़ करता है, ठीक है? और अगर आसमान से कोई स्पेस रॉकेट या जेट भी जैसे अगर लैंड करेगा ज़मीन पे, तो वो एकदम वो उसकी जो बर्न आउट जो होता है उसका, उसकी आवाज़ ऐसी होती है, बिल्कुल ही गरजने जैसी आवाज़ होती है ना? धरती काँपने लगती है, इस तरीके से। तो कि हाँ यार, लॉजिक मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अरे यार क्या बात कर रहा है ये, है ना? सही बात तो ऐसी कई सारी चीज़ें निकल कर आने लगी। फिर लोगों ने अपनी अपनी खुद की रिसर्च करी, करनी शुरू करी, अपनी थ्योरीज़ बनानी शुरू करी, ठीक है? उनको अपने एविडेंसेस मिलने लगे वैसे। और जैसे कई सारी केव पेंटिंग्स मिली थी, इवन यहाँ तक कि इंडिया में भी एक केव है, आई थिंक पता नहीं आंध्र प्रदेश में है शायद से मे बी। तो उस केव पेंटिंग में जैसे ग्रे एलियंस होते हैं ना, है। इस टाइप के 3 छोटे-छोटे उन्होंने क्या कहते हैं, वैसी आकृतियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है? अच्छा। ग्रे एलियंस के टाइप की, और एक आसमान में एक यूएफओ टाइप अ, ऑब्जेक्ट दिखा रखा है कि वो 3 एलियंस टाइप ऑफ शॉर्ट बीइंग्स है कुछ हाइट में, और वो खड़े हैं और उनके ऊपर एक यूएफओ टाइप ऑफ डिस्क उड़ रही है। चेक करता हूँ एक बार, अगर मेरे को मिलता है तो। हाँ, ए एलियन केव पेंटिंग इन इंडिया तो आ जाएगा। अच्छा, एक अच्छा वो 3 ये हैं कि लव पेंटिंग 10,000 वोल्ट केव पेंटिंग, तो इसमें काफ़ी सारी आ रही हैं। कौन सी कह रहा है? आंध्रा वाली शायद आंध्र प्रदेश है शायद वो। मीनाक्षीपुरम तो नहीं है? नहीं, 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 वो केव पेंटिंग है कोई। 3 एलियंस। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट केव पेंटिंग वो रेड कलर से बना हुआ है केव की वॉल पे। अच्छा, ये वाली कह रहा है क्या तू? इस टाइप की? शायद से हाँ, ये वाली कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में, हाँ, एग्ज़ैक्टली ये वाली, ये। तो ये बीइंग्स हैं, ये दिखाए गए हैं। तो अब वही चीज़ आती है ना कि इन बीइंग्स को शोकेस करने का सेंस क्या बनता है? महाभारत जैसे टेक्स्ट में विमानों का मेंशन करने का क्या सेंस बनता है? ठीक है? अब सिंपल सी बात है ना, विमान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट ही होता है। एक उड़ने वाली सवारी। सवारी, हाँ। एग्ज़ैक्टली उसका मतलब ये है एयरक्राफ्ट। तो जब उनके पास एयरक्राफ्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक शब्द क्यों डेवलप करा? सिंपल सी बात है ना, अगर हमारे पास पहनने के लिए कभी जूते बने ही ना होते, तो हमारी वोकैब्युलरी में शूज़ और जूता जैसा शब्द ही नहीं होता ना। समझ में आया ना बात को? सही बात है। एक एक चीज़ और सोच रहा था मैं। एक तूने सुनी होगी ना कहावत वो वाली कि 2D और 3D के बारे में, हाँ, हाँ। कि एक अगर कोई चींटी हुँ, है ना, तो चींटी को इंसान कैसा दिखाई देता है? अगर चींटी को तो सब कुछ 2D फॉर्म में दिख रहा है ना, हुँ, है ना? वो ऊपर थोड़ी देखती है कि ऊपर अच्छा इंसान दिख रहा है मुझे, उसको हुँ, खाली इंसान का जूता दिखाई दे रहा हाँ। है ना? यानी कि वो अभी 2D उसमें है, ठीक है? बिल्कुल। अगर हम उसको मार देंगे भी तो उसको लगेगा पता नहीं कुछ आ गया और खत्म, हाँ, कहानी खत्म। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे ही अगर हमें जैसे यूएफओज वगैरह दिखाई देते हैं, तो क्या पता हम भी मतलब एक ऐसी डायमेंशन में है ना? जिसे हम उसको 2D कह रहे हैं, हम 3D में हैं, तो हमसे भी एक हाईयर ऊपर डायमेंशन है। हुँ, तो जो हमें यूएफओज वगैरह दिखाई देते हैं, वो यूएफओज ना हो करके कुछ और ही चीज़ हो। जैसे चींटी को हमारा पाँव दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ही हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देख ऐसा हो क्योंकि वो सकता है। मे एक पल होता है, एक पल नहीं होता। हाँ, मेबी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अब चींटी 2D में रह रही है, हम 3D में रह रहे हैं, लेकिन हुँ, दोनों है एक ही स्पेस में, रह एक ही साथ रहे। ऐसा नहीं हुँ, कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, वो किसी और ही दुनिया में। वो ज़मीन पे मेरे पैर के पास चल रही है, ठीक हुँ, है? और हम 3D डायमेंशन में रह रहे हैं। तो मतलब 4th डायमेंशन भी कोई कोई हो ऐसी डायमेंशन है, जिसको देखने के लिए हमें नहीं पता किस जगह देखना है।
जैसे चींटी को नहीं पता कि मुझे थर्ड डायमेंशन वाले इंसान को देखने के लिए ऊपर देखना है, तो ऐसे ही हमें भी नहीं पता कि वो फोर्थ डायमेंशन में जो बीइंग्स रह रहे हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए किस डायरेक्शन में देखना है, किस तरह से उन्हें देखना है कि हमें वो दिखे। तो तो क्या मे भी ये ऐसा हो ऊपर सकता है नीचे कि आगे पीछे के अलावा भी कोई डायरेक्शन है? एग्जैक्टली तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई चींटी चल रही है, ठीक है, उसके सामने कभी किसी इंसान का पैर आ जाता है, कभी इंसान जानबूझ के अपनी उंगली उंगली से करता है। चींटी को हिलाता डुलाता है, तो चींटी को पता नहीं है क्या हो रहा है, चींटी को बस ये उंगली और ये नाखून दिख रहा है, ओ माय गॉड ये क्या तो है वो अपने भयंकर, कबीले में जाके बता ठीक रही है, है। ओ आज मैंने तो ऐसी मेरे साथ चीज कुछ देखी। अजीबो-गरीब हुआ यार, कुछ हाँ, ऐसी कुछ चीज़ आई ऊपर हाँ। से और उसने मेरे को ऐसे हिलाया, हाँ। उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया। तो अब लोग उसका विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए है होगा ना? कि भाई एलियन अब्डक्शन हो गया उसके लिए, तो कि हाँ, भाई मेरे को कि तो यहाँ से वहाँ उठा के ऐसे रख दिया, मुझे समझ ही नहीं आया, किसी ठीक है। चींटी को उठा के हमने किसी गिलास के किसी डिब्बे में रख दिया, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको धुआं उड़ा रहे हाँ, हैं उसको। तो कह रहे कि भाई और मुझे तो किसी ने उठा लिया था, मेरे को कैद कर लिया, एकदम से फिर पता नहीं धुआँ-धुआँ हो गया। फिर हाँ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मैं कहीं और ही पड़ा हुआ था, या तो फिर ऐसा हुआ कि कोई ये कहे, अब जैसे कोई-कोई होता है कि चींटी को मार देते हैं, ठीक है? हाँ, मान लें कि किसी ग्रुप में से किसी चींटी को उठा लिया, अब उस ग्रुप के लोग बोल रहे हैं, गायब हो गई। भाई वो ऐसे-ऐसे वो चींटा था हमारा, हाँ, वो तो कल शाम से मिल ही नहीं मिल रहा, ही नहीं रहा। ठीक है? कोई बोलेगा हाँ, भाई आखिरी बार मैंने उसे देखा था, कुछ ऊपर से आया और उसको ऐसे उठा के ले उड़ा के गया। ले गया, हाँ। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी सी चीज़ थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि चींटी को थोड़ी ना पता है इसे उँगली कहते हैं, इसे हाथ साथ कहते हैं, इसे सही बात नाखून है। कहते हैं, हुँ, ठीक है? भाई कुछ ऐसी चीज़ आई ऊपर से और उसको उठा के ले गई, बहुत अजीब-ओ-गरीब कुछ जानवर टाइप था वो, ठीक हुँ, है? ले गई, उसको थोड़ी ना पता ये हाथ है, उसके लिए तो ऐसे आ रहा है, ये तो जानवर है, ये कोई ऐसे उठा के ले गया। हाँ। अब उनके लिए हो गया भाई एलियन अब्डक्शन उनके लिए हाँ, उनके लिए हो कि गया एलियन अब्डक्शन, भाई कुछ दूसरी दुनिया से कोई चीज़ आई थी, हाँ, ठीक है? तो तो ऐसे ही इंसानों के साथ है मैं वही कह रहा हूँ कि कि हमारे साथ। हमारे सामने जैसे होता है ना कि जैसे चींटी चल रही है, हुँ, उसके सामने हमारा जूता आ गया, हमने पैर उठाया, हमारा जूता आगे चला गया, ठीक है? अब चींटी को नहीं पता, अरे भाई एकदम से आया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ठीक हाँ। है? तो ऐसे ही वो एलियंस और यूएफओज भी हमारे साथ हमारे साथ ही इस 3D डायमेंशन के साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस ऐसा हुँ, होता है कभी-कभी वो हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे चींटी के सामने एक इंसान का पैर पड़ जाता है, ऐसे ही हुँ, वो भी हमारे सामने किसी तरीके से आ जाते हैं। उस मोमेंट पे हम उन्हें देख लेते हैं और उसके बाद वो छट से गायब हो झट से जाते हैं। गायब हो हमें नहीं जाते हैं। पता कि अब उनको देखने फिर के लिए कहाँ देखना है कहाँ हमें। देखना? सही कह रहा है। एग्ज़ैक्टली वाह! ये वाइल्ड था, ये है भाई कहानी। है तो ना? ये हो सकता है कि हुँ, हायर बीइंग्स हो, क्योंकि बीइंग्स तो हैं हायर, ठीक है? हुँ, 4 डिमेंशन जब डिफरेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उन डायमेंशन में भी अलग टाइप के बीइंग्स रहते हों, हुँ, ठीक है? ये तो 100% है। इस चीज़ से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है? और कि फिर कोई दूसरी, हायर डायमेंशन हाँ, है। और फिर दूसरी ये भी थ्योरी हो सकती है कि लिटरली मतलब सचमुच में भी ये थ्योरी हो सकती है कि हाँ, कोई एक एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल आउटर हुँ, स्पेस सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती है और जो मतलब एक्सप्लोर कर रही है स्पेस को, हुँ, हुँ, ठीक है? और वो बस आ रही है, जा रही है, ठीक है? और देख रही है हमको और बस उनका ये काम है, वो आए हैं प्लैनेट अर्थ पे, अब एक्सप्लोर करना है उनको, ठीक है? अब एक्सप्लोर करना है तो अब जैसे मान कि हम किसी ऐसी जगह गए, ठीक है? किसी पहाड़ी इलाके में कहीं पे गए और हमको लोगों ने बता के पहले ही भेजा कि अच्छा ठीक है तुम वहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हो ना, बट यार वहाँ पे क्या करना, तुम वहाँ पे तुम्हें कुछ भी लोग वोग दिखेंगे ना, ऐसे थोड़ा उनसे दूर दूर रहना, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट मत करना, क्योंकि अ, उन्होंने बाहर के लोगों को भी देखा नहीं है, हुँ, ठीक है? तो वो तुम्हें देख के बौखला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है? उन्हें थोड़ा दूर-दूर रहे। तो हम जब जाएँगे उधर एक्सप्लोर करने के लिए, तो जैसे ही हमें दिखेगा कि अरे भयंकर उधर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, भाई इधर से कट मार निकल, हुँ, ठीक है? हम निकल जाएँगे उधर से और जा रहे हैं अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं बढ़िया, ठीक है? मान लें कि हम कहीं बैठे हुए हैं, पहाड़-वहाड़ पे बढ़िया फ़ोटो-वोटो खींच रहे हैं, देख रहे हैं इधर, हमने देखा भाई हमें किसी एक ने बंदे ने देख लिया और वो हुँ, हल्ला मचा उधर से, "अरे भाई देखो, देखो वहाँ कोई अलग से लोग खड़े हैं, देखो, देखो।" हम क्या करेंगे, भाई अमन बैग उठा कल्टी हुए यहाँ से फटाफट, हुँ, भाग गए अपना। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है एलियन भी यही करते होंगे। वो आते होंगे बढ़िया अपना एक कहीं यूएफओ और स्पेसशिप पार्क करते होंगे, उसके बाद कहते हैं भाई चलो अपना चिल मारते हैं। चिल करते हैं। ठीक है, देखते हैं हुँ, इस प्लेनेट पे क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। उस बीच में कोई इंसान उन्हें देख लेता होगा हुँ, और इधर हल्ला मचाता होगा, मैंने देखा, इतने में तो अपना यूएफओ में बैठे गायब।
और उनकी जो लोग हैं उनको बता के भेजते होंगे भाई ऐसे-ऐसे वो ह्यूमन रहते हैं उस प्लैनेट पे, सिविलाइज़ेशन रहती है। हुँ, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है? अभी की बाहर भी ऐसी सिविलाइज़ेशन है, ये है, वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं, हुँ, तो उनसे थोड़ा साइड हट के रहना, उनके सामने मत जाना, हुँ, उँगलीबाज़ी मत करना ये। फिर ऐसे होते होंगे कुछ होते होंगे उस टाइप के एलियंस, क्या कहते हैं तेरा एक्सपेरिमेंटल टाइप के। उँगली करने वाले। उँगली करने वाले, ठीक है? वो जैसे होता है ना कि जैसे इंसान में साइंटिस्ट होते हैं, हाँ, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट कि कोई किसी भी ऐसी जगह जाएँगे वो, जहाँ उनको दिखेगा कि अच्छा ये ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे हुँ, और उनको पता चल जाए कि यार इनकी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी है, ये है, वो है, वो क्या करेंगे, एक काम करते हैं भाई इस ट्राइब में से एक बंदा उठाते हैं, उसके ब्लड सैंपल निकालते हैं, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, ठीक हुँ, है? तो अब वो ट्राइबल वाला बंदा जाएगा वापस तो क्या होता है भाई पता नहीं उन्होंने यहाँ कुछ लगाया, यहाँ कुछ लगाया, यहाँ कुछ लगाया, यहाँ कुछ हुँ, लगा के देख रहे थे। उनके पास एक मशीन थी, उससे पता नहीं उसमें ऐसे लाइनें चल रही थी, नंबर चल रहे थे, हुँ, ठीक हुँ, है? अब ऐसे ही सेम एलियन साइंटिस्ट भी होते होंगे, आते होंगे यूएफओ पार्क करा उन्होंने देखा हाँ भाई कौन बंदा उठा सकता है, अरे भैंस किया वो अकेला बैठा है उसको पकड़ो, हुँ, ठीक है? उसको पकड़ा उठाया स्पेसशिप में ले गया, ठीक है भाई इसका ब्लड निकाल, इसका ये निकाल, ठीक है? इस पे सेंसर लगा, सब कुछ ले रिपोर्ट रिपोर्ट बनाई उठा के बाहर फेंक दे इसको, अपना हो गया डेटा इकट्ठा, अपन लोग जा रहे हैं अब, ठीक है? अब वो हो गया भाई मेरा एलियन अब्डक्शन कर लिया, मेरा तो एलियन ने खून निकाला, मेरा तो ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की, कि हुँ। ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इस प्लैनेट पे आती हैं कि अच्छा ठीक है कि अब होता है ना कि जाने तो सही इनके बारे में है क्या सिस्टम क्या नहीं है। अब वही है कि हमारे सामने भी कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कीड़ा भी आएगा ना, एक इंसेक्ट भी आएगा तो हम देखेंगे उसको कि भाई ये क्या हाँ, गज़ब का कीड़ा है यार, है एग्ज़ैक्टली। ना? और चींटी की बात कर लें, हम चींटी को बहुत रेयरली हम उसको तंग करेंगे, नहीं तो हम हुँ, देखते हैं कि अच्छा चींटी जा रही है, इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है। हाँ, अच्छा पूरी लाइन जा रही है, अच्छी हाँ, ये यहाँ से जा रही है। हाँ, ऐसे देखते हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो वही मॉनिटरिंग चल रही है उसकी भी। हाँ, लेकिन उन हाँ, उन चींटियों को थोड़ी ना पता है कि हमें यार कोई खड़े हम होके देख देख रहा रहा है। है ना? हाँ। वो चीज़ है। अब जैसे कि एक ब्लैक नाइट सैटेलाइट है, हुँ, स्पेस में कहते हैं, कि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है। अब उसका पता हुँ, कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि सबसे पहले जो रशिया ने अपना यूएसएसआर था तब तब हुँ, शायद, हाँ। तो सबसे पहले उन्होंने अपना स्पुतनिक सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करा, हुँ, ठीक है? सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अब लोगों को पता चला कि हाँ भाई वो सैटेलाइट स्पेस में चक्कर काटती है और हम उसको ज़मीन से देख सकते हैं। हुँ, तो कई सारे लोग रशिया में भी, यूएस में भी अब उस डेली सैटेलाइट को टेलीस्कोप वगैरह लगा के देखते थे। हुँ, हुँ। अब पता है जैसे आज के टाइम पे हम स्टारलिंक्स की जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं, आसमान में वो देखते हैं ना पूरी एक ट्रेल जाती है एक लाइन में, ऐसे वो हाँ, ब्लिंक करते हुए जाती है। तो बिल्कुल सेम वो भी ऐसे ही एक स्टार की तरह ब्लिंक करते हुए ऐसे जाती थी वो, स्पुतनिक भी। सब हुँ, उसको ट्रैक करा करते थे। तो लोगों ने क्या देखना शुरू करा कि आसमान में रात के टाइम पे एक और ऐसा ही ब्राइट डॉट है जो ट्रैवल करता है और वो ट्रैवल करके कहीं भी बीच में गायब हो जाता है, हुँ, ठीक है? तो लोगों ने पहले सोचा कि अच्छा ये स्पुतनिक हो सकती है, ठीक है? क्या पता आ रही हो और वो अपना हो गई होगी गायब, ब्लिंक हो गई होगी, तब इतना ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं था स्पेस के बारे में। तो जब धीरे-धीरे जो थोड़े से इस चीज़ के एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक करना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि यार अभी ये जो ब्राइट स्टार टाइप ऑफ चीज़ है ये यहाँ से ट्रैवल कर रही है, हुँ, लेकिन स्पुतनिक तो अभी किसी और दूसरी जगह होनी चाहिए जिसको हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ नहीं, ये स्पुतनिक हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पुतनिक तो अभी अर्थ के दूसरी साइड चक्कर काट रहा है, हुँ, ठीक है? तो अब उनको धीरे-धीरे शक होना शुरू हुआ, ठीक है? और उसके बाद फिर धीरे-धीरे क्या हुआ जब सैटेलाइट से वो रेडियो सिग्नल्स और सिग्नल्स का ट्रांसमिशन शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे उनको ऐसे मतलब अननेसेसरी सिग्नल्स मिलने लगे। कभी इंटरफेरेंस मिलता था, कुछ इस तरीके के चीज़ें मिलने लगी। हुँ, तो उनको हुआ कि यार ये है क्या? फिर उसके बाद जब स्पेस ट्रैवल शुरू हुआ इंसान स्पेस में पहुंचने लगा ऑर्बिट के चक्कर पहले तो ऑर्बिट तक पहुंचा तो कई सारी एस्ट्रोनॉट्स जो थे उनकी रिपोर्ट्स आई कि हाँ उनको एक अजीब सी काइंड ऑफ सैटेलाइट ऑब्जेक्ट दिखा जो बाकी सैटेलाइट से अलग था। हुँ, हुँ, बाकी सैटेलाइट तो एक जगह पे घूम रही है अपनी लेकिन उसका जो ये कहते हैं ऑर्बिट करने का तरीका है वो बाकी सैटेलाइट से अलग है
और वो बाकी सैटेलाइट से थोड़ा और डिस्टेंट में भी है, अच्छा। ठीक है। और फिर उसके बाद ये मिस्ट्री क्या कहते हैं पैदा होने लगी लोगों के बीच में कि जब स्पेस में भेजे जाने वाली सबसे पहली चीज स्पुतनिक 1 थी जो रशिया ने भेजी थी, तो स्पुतनिक 1 से पहले स्पेस में जो हम घूमता हुआ देख रहे थे वो क्या था, सही बात है। वो कहाँ से आया फिर, तो उसके लिए एक जिसे अलग जिसे हम वो कहते हैं सिगार शेप्ड सैटेलाइट। सिगार शेप्ड कहें या कुछ भी कहें, बट मोस्टली जो उसका नाम है ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहते हैं उसको। तो वो किसने लॉन्च किया, वो किसने एग्जैक्टली छोड़ा? कि जब इंसानों द्वारा स्पेस में भेजी गई सबसे पहली चीज स्पुतनिक 1 थी सैटेलाइट, ठीक है। तो वो चीज क्या थी, हाँ, उसको वो किसने भेजा, वो क्या था। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मे बी वो किसी स्पेस डिब्री है, स्पेस का कोई मलबा है, कोई छोटा सा कॉमेट या एस्टेरॉइड है जो अर्थ की ऑर्बिट में आके सेट हो गया एक तरीके से, तो वो घूम रहा है अर्थ के साथ इस तरीके से। तो लोग अलग अलग वो देते हैं उसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट अभी तक कोई एक क्लियर जवाब नहीं है उसका। तो उस पे जाके रिसर्च नहीं कर सकते क्या? अब क्या है कि जो जिन्होंने रिसर्च करी है, जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, कहा है, उनको तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं लोग, ठीक है। और जो मेन एकेडमिक्स में लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, और वो उसको सिर्फ एक नॉर्मल स्पेस डिब्री मानते हैं। तो जिनके हाथ में मतलब रिसर्च करने की पावर है, जो रिसर्च पब्लिश हो, जिसको माना जाए, वो तो उसको एक स्पेस डिब्री या सैटेलाइट डिब्री मानते हैं कि ये किसी सैटेलाइट का मलबा होगा या स्पेस का मलबा है ये खाली, ठीक है। और जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं लोग, उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इतनी तो चीज कंफर्म है कि हाँ, स्पेस में एक ऐसी चीज पहले से मौजूद थी जिसे इंसानों ने कभी लॉन्च नहीं करा, जिसे इंसानों ने नहीं भेजा। इंसानों ने जब पहली सैटेलाइट भेजी थी उससे पहले भी स्पेस में एक सैटेलाइट मौजूद थी। क्या पता अनुनाकी इसकी रह गई हो। मे भी हो सकता है, या फिर जैसे कई लोगों ने उसमें ये कॉन्स्पिरेसी दी है, ये थ्योरी दी है उसके पीछे कि मे बी ये जो सैटेलाइट है ना, ये हम ह्यूमंस के ऊपर नजर रखने के लिए है, ये हमको ट्रैक करने के लिए है कि हम क्या कर रहे हैं इस प्लेनेट पे, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए है। वही चीज है, यही चीजें तो सोचने में मजबूर करती हैं कि भाई बहुत ही विचित्र है ये दुनिया। एग्जैक्टली यार, मतलब अगर एक तरीके से सोचा जाए ना कि हम इतने बड़े सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है, और इतनी बड़ी एक गैलेक्सी के अंदर है, इस गैलेक्सी के अंदर भी मतलब अनगिनत प्लैनेट्स, ठीक है, और अनगिनत सोलर सिस्टम्स, ठीक है। साइंस मतलब ऐसे ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर कर रही है, इवन यहाँ तक कि अभी साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि हमारे ही गैलेक्सी के अंदर स्पेस में एक ऐसा हिस्सा है जो पानी से भरा हुआ है, मतलब उसमें पानी ही पानी है, स्पेस में पानी तैर रहा है। एक पानी का गोला। गोला नहीं है, तो मतलब प्रॉपर ओशियन है स्पेस में, इस तरीके से कि कोई एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मतलब पानी ही पानी है, इस तरीके से पानी जैसी कोई चीज है या फिर पानी ही पानी है, इस तरीके नहीं से। तो पानी कैसे हो सकता है, मतलब कि स्पेस में पानी, वो तो एक शेप ले लेगा ना वो। नहीं, अब वो तो शेप ले लेगा, तो तू वो इसलिए कह रहा है क्योंकि तूने अपने सोलर सिस्टम के अंदर सारे प्लेनेट गोल देखे हैं। इस तो क्या पानी ऐसे फैला हुआ है जैसे गैलेक्सी ऐसे चादर की तरह बिछी हुई है? अब क्या पता, पानी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी कोई शेप नहीं है, जैसे एक पानी शेपलेस। को तू जीरो ग्रेविटी में अगर छोड़ देगा तो किसी भी फॉर्म में ऐसे नाचता रहेगा ना, फ्लोट करता रहेगा। तो एक फ्लोटिंग ओशियन साइज वाटर बॉडी है जो स्पेस में बस फ्लोट कर रही है। तो कुछ लोगों के उसके पीछे थ्योरी आई थी कि जो वो वाली कहानी नहीं आती पुराणों में हाँ मैं समझ गया, कि वो क्षीर सागर वाली। क्षीर सागर वाली, जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष था, उसने
पृथ्वी को समंदर में ले जाके छुपा दिया था कहीं पे, और फिर वराह अवतार हुए थे तो उन्होंने जाके उससे लड़ाई करी थी, और फिर पृथ्वी को वो अपने स्नाउट पे रख के, नाक पे और वो सींगों पे रख के, और बाहर लेकर उसको फिर से उसकी जगह पे उन्होंने रख दिया था। कहते हैं कि भाई क्या पता वो कहानी असली हो, हाँ, हो सकता क्योंकि है। वो इतनी बड़ी फ्लोटिंग वाटर बॉडी है कि उसके अंदर हमारा प्लैनेट समा सकता है आसानी से। मतलब ऐसे ऐसे प्लैनेट की डिस्कवरीज होती है जिसपे भाई डायमंड्स की बारिश होती है, ठीक है। हाँ, क्रिस्टल्स की बारिश हो रही और है इवन और यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने एक ट्विन अर्थ प्लैनेट ढूंढ लिया है जिसमें हमारे साइज की अर्थ, हमारे करंट प्लैनेट का जितना साइज है उसमें कम से कम भी 20 अर्थ समा सकती हैं उस प्लैनेट के अंदर। इतना बड़ा साइज है उस प्लैनेट का। वो कहते हैं कि दिखने में एटमॉस्फेयर में बिल्कुल अर्थ जैसा है। तो वही है ना कि इतनी सारी जो डिस्कवरीज हो रही हैं, तो ये मानना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी है कि कहीं और सिविलाइजेशन, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हाँ, और अगर लोग कहते हैं कि यार नहीं नहीं करती होगी, तो मतलब बहुत, मतलब एक तरीके से वो है कि आप सोचना ही नहीं चाहते हो इस बारे में, तो आप सिर्फ ये कह के इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को कि हाँ नहीं करती मैं यार, होती तो हमारे सामने क्यों नहीं आती। लेकिन अगर जो हमने बातें बताई हैं, जैसे चींटी इंसान का रिलेशन, अगर उस चीज़ पे गौर करोगे, और अभी जो लोग बयान देते हैं आके कि हमने ये चीज़ देखी है, फलाना देखा, हमारे बीच से एक बंदा गायब हो गया, तो वो चीज़ें ही हो रही हैं। एग्जैक्टली। अब मतलब जैसे सोचने वाली चीज़ें हैं ये। अब जैसे एक वो बंदा था यूएस में, ट्रेविस वॉल्टन करके एक बंदा था, तो उसके ऊपर एक मूवी बनी है फायर इन द स्काई। तो वो बंदा था, उसकी भी सेम यही कहानी थी कि वो लंबर जैक्स का काम करते थे। लंबर जैक्स मतलब पेड़ काटने वाले जो बंदे होते हैं उसका काम करते थे। तो वो बंदे 4-5 लोग थे, वो गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे थे, और आते हुए उनको आसमान में एक वही फ्लाइंग लाइट दिखी। उसको देख के पहले तो उनको इंटरेस्ट जागा क्या है क्या नहीं है। जब वो लाइट आके उनकी गाड़ी के पास ही हॉवर करने लग गई, उनकी गाड़ी के ऊपर, तो उनको डर लगा, वो भागने लगे। और ट्रैविस वॉल्टन गाड़ी से बाहर उतर के उस चीज़ को देख रहा था, तो उसने, उस ऑब्जेक्ट ने, उसके उस लाइट ने उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट फायर करी पूरी। तो बाकी जो थे वो डर के मारे भाग गए वहां से, लेकिन फिर जब उनको हुआ कि नहीं यार हमें उसको वापस लेकर आना चाहिए, अपने साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वापस आए तो देखे वहाँ कोई नहीं था। 4-5 दिन बाद, मतलब 4-5 दिन बाद जो ट्रैविस वॉल्टन का बड़ा भाई था उसके पास एक कॉल आता है, वो फ़ोन उठाता है। तो फ़ोन उठाता है तो उधर से बंदा बोल रहा होता है, बोले कि भाई मैं ट्रैविस वॉल्टन बोल रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, मुझे आके ले जाओ। STDPCO से उसने कॉल किया था एक, ठीक है। और वो कहते कि अरे भयंकर यहाँ, और उनके करंट शहर में जहाँ पे ट्रैविस वॉल्टन रहता था वहाँ पे उसके साथ के 4 दोस्त थे, उनके ऊपर पुलिस केस हो गया था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि इन चारों ने मिलके ट्रैविस वॉल्टन को मार दिया है, और अब ये कोई फेक कहानी बना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि एलियन आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अब 4 दिन बाद कॉल आया ट्रैविस वॉल्टन का उसके बड़े भाई को, तो सब चौंक गए, और वो बंदा मिला अपने शहर से 4-5 शहर दूर। वो कह रहा कि भाई जब मेरी आँख खुली, मैं उठा तो मैं खेत में पड़ा हुआ था, बदहोश बदहवास हालत में, उसे पता ही नहीं था वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो थोड़ा उसको सेंसेस में आने में टाइम लगा उसको। फिर तब उसने अपने भाई को कॉल किया, तो उसके बाद उसका क्या कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था उसका। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट भी दिया था अपनी पूरी कहानी बताते हुए कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उसने सबको बताया कि मेरे को एलियन से अबडक्ट करा, मुझे स्पेसशिप के अंदर ले गए, उन्होंने मुझ पर कुछ टेस्ट वगैरह करे, मैंने इस अजीबोगरीब टाइप के इंसान देखे थे, बहुत बड़ी हाइट के भी थे, बहुत छोटी हाइट के भी थे, मतलब इंसान मतलब कुछ जीव देखे उन्होंने, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं भाई, और वो तो उसका लाई सही। डिटेक्टर टेस्ट हुआ था, उसने दिया था, वो पास भी कर गया था उस लाई हाँ, डिटेक्टर टेस्ट और को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर गए, बेटी एंड बार्नी। बेटी एंड बार्नी हिल, उनका है तो ना। प्रॉपर टेप्स मौजूद हैं यूट्यूब पे। हाँ बेटी एंड बार्नी हिल टेप्स करके डालेंगे लोग तो मिल जाएगा वो सब कुछ, हाँ, मतलब बहुत सारे, हम झुटला नहीं सकते उस चीज़ को क्योंकि कि ये लोग उनकी तो प्रॉपर झूठ बोल रहे हैं। हिप्नोथेरेपी लेने जब वो गए थे, उनको खुद नहीं पता था कि उनका एलियन अबडक्शन हो गया था। जब वो हिप्नोथेरेपी लेने गए और हिप्नोथेरेपिस्ट ने उनको पूरा अच्छे से, मतलब कहते हैं ना गहरी
नींद में सुला दिया और जब उनके सबकॉन्शियस से वो मेमोरी निकल के बाहर आई, हम्म, तब वो कह रहे थे हिप्नोटाइज हो रखे थे वो ऑलरेडी, और हिप्नोटाइज सिचुएशन में ही वो रोने चिल्लाने लग गए थे कि हाँ प्लीज वो तो ये है कि मैं ना इसको वो, नहीं सह सकता, मुझे प्लीज बचा लो करके, हाँ तब वो अपने सेंस में नहीं थे उस हाँ, टाइम पे, तो ऐसा सोच हो नहीं सकता कि वो एक्टिंग कर रहे थे। हाँ अपने सेंस में नहीं है तब भी वो चीज बता रहे हैं वो। एग्जैक्टली तो कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि मतलब जिनका कोई कहे ना कि तोड़ नहीं है भाई, कि उसको प्रूव कर दे अरे ये तो बोगस कर बात कर रहे थे। तो जैसे कि एक वो बड़ा फेमस केस है कि जिस जिम्बाब्वे के एक स्कूल में एक एलियन यूएफओ उतर गया था, वहां तो टीचर्स ने, छोटे छोटे बच्चों ने पूरे दिन दहाड़े उस चीज को अपने आंखों से देखा था। इवन यहाँ तक कि उसमें से कुछ एलियन बींग्स उतरे थे, उन्होंने उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी किया था। पहले तो वही सब मास हिस्टीरिया, जो क्या कहते हैं सामूहिक भ्रम जिसे कहते हैं, कि ये हो गया था। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा आग की तरह फैली है खबर वर्ल्ड लेवल पे, तो ऑक्सफोर्ड से एक जो क्या कहते हैं इंसानों के दिमाग पे रिसर्च करने वाले एक प्रोफेसर थे, वो गए उस स्कूल में, उन्होंने प्रॉपर उन बंदों की काउंसलिंग करी, बच्चों की काउंसलिंग करी, सब कुछ उनसे बातें करी, इन डेप्थ जाके हर बच्चे से अलग अलग ले जाके उससे बात करी कि दूसरे बच्चे को पता ना चले कि पहले बच्चे ने क्या जवाब दिया, लेकिन सबकी स्टोरी सिमिलर थी, सबके एक्सपीरियंसेस सिमिलर थे, सबने एक जैसी बात बताई। तो हाँ, उस केस से ये लगता है कि हाँ भाई नहीं, मास हिस्टीरिया जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी उस केस में, और पॉसिबल रियल एलियन कांटेक्ट हुआ था उस मोमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अभी हमारी स्टार्टिंग में बात चल रही थी ना कि अ, जानवरों को बीमारी नहीं होती है ना, ये सब। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर जब इंसानों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो ऐसे ही जानवरों का में भी होता है, जैसे तू बता रहा था ना अभी। तो इससे मेरे दिमाग में यही आया थॉट कि हाँ होता है भाई। अच्छा। जैसे कि मतलब कि सभी जानवर, जैसे बर्ड फ्लू हुआ था, हाँ, है ना, तो काफी सारे वो मर गए थे ना, हाँ, चिकन्स में, उसमें चिकन्स, चिकन्स में हुआ बहुत सारी था। मुर्गियां मर गई थी, हाँ तो और क्या पता स्वाइन उस फ्लू टाइम। हुआ था, हाँ स्वाइन फ्लू सुअरों में हो गया था वो हाँ, बीमारी। तो ऐसे ही जब किसी जानवर की तादाद बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल में करने के और लिए। तादाद भी वो ऐसे नहीं, हम्म, तादाद भी इस तरीके से कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू, क्योंकि बर्ड फ्लू पोल्ट्री फार्म से पैदा हुआ था। जो पोल्ट्री फार्म में अननेचुरली ही मुर्गियों को बड़ा किया जा रहा है, बड़ा उनकी कर दिया तादाद जाता है। बढ़ाई जा रही है, पॉपुलेशन हाँ बढ़ाई जा रही है कि भाई खाली इंसानों के खाने के लिए, तो हाँ वहाँ पे वो एक वायरस जन्म ले जन्म लेता है। लेता है। ठीक है, और उन मुर्गियों में फैल जाता है कि नहीं ये नहीं, ठीक नहीं है, नेचुरल ऑर्डर से बाहर जा रहा है बाहर ये जा रहा चीज़, है। तो अब इन मुर्गियों को मरना होगा। हम्म, तो इस तरीके से हो सकती है चीज़ें। हाँ। तो अब बाकी के जानवर अनटच्ड है, लाइक क्रोकोडाइल, टाइगर वगैरह, शेर हम्म। है, तो इनमें नहीं होती है। क्योंकि इनमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है ना, कि क्रोकोडाइल फार्म्स नहीं है जहाँ पे मतलब हजारों लाखों की तादाद में क्रोकोडाइल्स को पाला जा रहा है, पैदा किया जा रहा है कि उनसे क्रोकोडाइल मोमोज बनाए जाए, तंदूरी क्रोकोडाइल बनाया जाए, है ना, बटर क्रोकोडाइल बनाया जाए। उसका शोपीस शोकेस करके तो रख सकते हैं, उसकी खाल उधेड़ के। हाँ, बट वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो मतलब कि अंधाधुंध चल रहा है कि नेचुरल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, उससे नेचुरल फूड साइकिल डिस्टर्ब हो रही है किसी तरीके से, नहीं। क्योंकि क्रोकोडाइल अपने आप में बहुत खतरनाक जानवर है, हाँ तो उसे इसलिए तो वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में वो सारी चीजें होती हैं। अभी तो उसका चल रहा है डॉग्स का। डॉग्स में एक से एक ब्रीड आ रही है, लेकिन उनकी लाइफ देख ले। कम हो गई है। हम्म, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना, मतलब हम्म, जंगली कुत्ते जो होते हैं, उनकी उम्र जो होती है जंगल में, वो लगभग लगभग 25 से 30 साल की जिंदगी जीते हैं। और जो हमारे जो घर में पेट्स होते हैं 10 से 12 साल, 15 साल जी जाए कोई कुत्ता तो बहुत बड़ी बात बहुत मान बड़ी ली बात जाती है। है। 10 से 12 साल तो तो होती बस है। यही है कि तुम उसको घर में रख के उसकी हालत खराब कर रहे एग्जैक्टली। है ना। एनिमल्स जितने भी है ना भाई, एकदम फ्री हम्म, और एकदम वाइल्ड में रहने के लिए बने हैं सारे के सारे, है ना। वो पाले जाने के लिए तो बहुत मतलब रेयर ही बने हैं। और इवन यहाँ तक कि जैसे डॉग्स जो है वो वुल्फ से बने हैं, हम्म, है ना। वुल्फ में एक टाइम पे हुआ होगा कि किसी इंसान ने
भेड़ियों को थोड़ी बोटी वगैरह डाल दी होगी, भेड़ियों को लगा कि हाँ इट्स हंटिंग से तो बहुत ईज़ी है ये, हाँ। कि एक इंसान के सामने अपनी पूँछ हिलानी है, वो आपको खाने के लिए दे देगा। हाँ, तो वो तब से इंसान के पीछे लग रहा है। तब पीछे लग गए वो। तो एक वुल्फ पैक से एक बहुत बड़ा चंक डिटैच हुआ, हुँ। जो डॉग्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और फिर क्या हुआ कि अलग-अलग स्पीशीज़ बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन्स ने 2 स्पीशीज़ को आपस में ब्रीड करा के कोई तीसरी स्पीशीज़ बनानी चालू कर दी। आजकल तो फिर इसका बिज़नेस बन गया है ना आजकल तो, कि अननेचुरली ब्रीड करा रहे हैं। और जैसे यार वो कौन-सा हच ऐड में जो हच वाला कुत्ता आता था वो, हाँ, मैं क्या-क्या समझ गया उसकी ब्रीड, उसकी पग नक्श बोलते हैं उसको? पग बोलते हैं, हाँ। हाँ, वो कहते हैं कि देखने में बड़ा क्यूट लगता है आपको, लेकिन कहते हैं कि इसकी जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो मतलब बेकार है मौत वो। से बदतर है उसकी पूरी हाँ, ज़िंदगी। वो तूने बताया था। क्योंकि वो साँस लेने में दिक्कत साँस होती लेने है। में उसको दिक्कत होती है, उसको हुँ। देखने में उसको दिक्कत होती है, खाने में उसको दिक्कत होती है। कह रहा है कि और थोड़ा ज़्यादा जी जाए ना, तब तो भाई ये समझ लो कि वो हर दिन अंदर ही अंदर अपने अंतरात्मा को यही कह रहा था कि मुझे मार दे भयंकर। हुँ, क्योंकि वो है ये। ब्रीडिंग कर करके इतना उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। वही इंसानों के साथ करा है एलियंस ने, हाँ, ब्रीडिंग कर करके। पता नहीं भाई इंसानों के साथ तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। हुँ। बट ये है कि हाँ, एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री तो है इस चीज़ को लेके कि क्या है इस चीज़ के पीछे का राज़, है हुँ। ना? और या फिर ये भी हो सकता है कि हाँ, कोई राज़ हो भी सच में, या फिर ये खाली इंसान के दिमाग की खुराफात है, हुँ। हो कि सकता उसे है, कहीं न कहीं वो रहस्य है, मज़ा आता है वो उसको। क्या कहते हैं, राज़, वो पसंद है उसको, कि उसको ढूँढना है कुछ ना कुछ। हुँ। वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा उसके मन में ना इनबिल्ट है, उसको ढूँढना है कुछ ना कुछ। तो ये भी हो सकता है। वही है ना कि ये जो हमारी अर्थ के बाहर जो एक काला साया छाया हुआ है, दूर-दूर तक ये है क्या? ब्लैक स्पेस ना। हाँ, वो है क्या? क्या हम किसी कंबल में फँसे हुए हैं? किसी काले कंबल में? अब इवन यहाँ तक कि तू ये भी देख लेना कि अगर हम किसी रास्ते से निकल रहे हैं, उस हुँ, रास्ते में कोई हमें ऐसी सुनसान खंडर घर दिख जाए जिसमें एक लाइट ना जल रही हो, तो उसको देख के ख्याल मन में नहीं आता, यार ये खाली क्यों पड़ा है? हुँ, इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे कौन रहता होगा? है ना? ये क्यों खाली हुआ होगा? क्यों आ रही हो? अगर मान ले उस घर के अंदर लोग रहते नॉर्मल घर की तरह, तो उसको देख के कोई जिज्ञासा थोड़ी ना आती। बल्कि नहीं। देख के एक बार बंदा कहता है अच्छा घर बना है। तो लेकिन फिर इतने सवाल नहीं आते। हाँ, तो इतने फिर वही है ना कि हमारा दिमाग जो हमारा है, वो हाँ, माइंडसेट ऐसा क्यों है शक करने वाला? मतलब कि श आखिर शक 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 नहीं मतलब कि मतलब आखिर क्या ढूँढते है? रहने हाँ, वाला, एक्सप्लोर करने वाला। एक्सप्लोर करना, ढूँढते रहने वाला। अब ये भी हो सकता, अब इसके पीछे ये थ्योरी हो सकती है। क्या पता भाई, हमें किसी एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया हो, अपना डीएनए मिक्स करके, जिनके अंदर मतलब बाय नेचर ही क्वालिटी हो स्पेस को एक्सप्लोर करने की। क्या पता वो स्पेस एक्सप्लोरर रहे हो, तो वो हुँ, जो एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी है उनके जीन से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हो, तो हम अभी स्पेस तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हुँ, हम बस यहाँ बैठ के अपना प्लानट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने दिमाग से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थ्योरीज हुँ, बना देते हैं उनके पीछे। ये भी हो सकता है इसके पीछे। सही बात है। बाकी बाकी ये है कि सबसे जो क्या नाम है अजीब चीज़ है ना ये ग्रेविटी। हम्म। ग्रेविटी को समझना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एक पॉइंट पे जो कहा करते थे कि ग्रेविटी एक फ़ोर्स है। हुँ, बट अभी जो नई रिसर्चेज़ आई हैं उससे पता चला कि ग्रेविटी फ़ोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक वेव है, हुँ, तो वही चीज़ ठीक है। है? और कमाल की बात ये है कि सब आदमी ग्रेविटी सब कुछ समझ लेगा बस ये ग्रेविटी जो है ना ये सब बहुत ही अजीब है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें ये नहीं पता है कि स्पेस में ग्रेविटी आ कहाँ से रही है। हाँ, हमें बस ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज़ पता हैं। ये खींच रही है हम लोगों को। यहाँ की ग्रेविटी का काम ये है कि वो आपको एक जगह पे रख के रखेगी, हुँ, आप ऊपर कूदोगे तो ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ये हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन ग्रेविटी क्या है हमें ये नहीं पता। ये नहीं पता। हम जब बात करते हैं ना, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, लेकिन ग्रेविटी इन इटसेल्फ क्या है हमें नहीं ये पता। नहीं पता। ग्रेविटी बन कैसे रही है हमें नहीं पता। हुँ, तो एक बड़ी ही मिस्टीरियस फोर्स और वेव है पूरे यूनिवर्स के अंदर, जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स को एक साथ उनकी एक जगह पे बनाए रखती है। दूसरी चीज़ की ग्रेविटी जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी है, बहुत वीकेस्ट फोर्स भी है एट द सेम टाइम।
ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऐसे है कि भाई एक इंसान अगर छत से कूदे, वो कितनी कोशिश कर ले, ठीक है, वो साला नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाने का। ऊपर नहीं जा सकता, वो कितनी कोशिश कर ले, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रेविटी इतनी वीकेस्ट फोर्स भी है कि एक इंसान जमीन से खड़े खड़े 2 फुट 3 फुट और यहाँ तक कि जो थोड़े सुपर ह्यूमन एथलीट्स होते हैं वो तो 6 6 7 7 फुट तक की छलांग मार देते हैं। तो क्या है कि वो ग्रेविटी की फोर्स से बाहर निकल जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अ, हमारे स्पेसशिप्स जो हैं ग्रेविटी की उस फोर्स से और ग्रेविटी के उस इफेक्ट से बाहर निकल के स्पेस तक में चले जाते हैं। लेकिन वो एट द सेम टाइम इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट भी है कि भाई उसने सारी की सारी बिल्डिंग्स को, ठीक है, इस पूरे प्लैनेट को अपनी पोजीशन पे बांध के रखा हुआ है। मून को अर्थ के साथ लॉक करके रखा हुआ है ऑर्बिट में। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, इतनी वीकेस्ट भी है। तो मतलब एक तरीके से वही है कि और इतने मिलियन ईयर से सन एक पोजीशन पे है बस, है ना। तो सब कुछ मतलब ये पूरा जो है ग्रेविटी के धागे से बंधा हुआ है। लेकिन वही है कि एक तरीके से ये धागा, ऐसा मैं कह नहीं रहा कि हम लोग कहीं किसी ऐसे कंबल में फंसे हुए हैं, ब्लैक कंबल में, हाँ, तो जो धागे में पिरी हुई है और वहीं पे अटके हुए हैं। तो ग्रेविटी का तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से होता है ना कि मतलब ग्रेविटी आपके एहसास और एक्शंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है। कि जैसे ग्रेविटी एक वेव है तो उसको महसूस हुआ कि ये इंसान कूदने की सोच रहा है, तो हाँ, वो उस मोमेंट पे आपके अराउंड थोड़ी वीक हो जाएगी, हाँ इसको जंप मारने देते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी फिर कि वापस खींच लेगी जमीन पे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ग्रेविटी अपने आप में बहुत मिस्टीरियस चीज़ है, बहुत मिस्टीरियस चीज़। लेकिन फिर वो क्या नाम है, क्या वो बर्ड्स पे अप्लाई नहीं होती? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ऐसा क्यों है क्योंकि कि फिर वो भी जो तो ग्रेविटी में ही तो उड़ रहे हैं वो। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इवन यहाँ तक कि फ्लाइट्स, प्लेन्स, चलो प्लेन्स तो हम मान सकते हैं कि मैकेनिकली और टेक्नोलॉजिकली उसमें तो चल मशीन बनी हुई है उसमें, है ना, कि डाल के उड़ाया जा रहा है उसको, ठीक है। लेकिन बर्ड्स ऐसा क्यों हो रहा है कि भयंकर आज चिड़िया जो है, बर्ड्स जो है आसमान में ओ बल्कि भाई फ्रीली वो उड़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के लिए उड़ी और फिर उसके बाद नीचे आ गई, नहीं। हाँ, भाई जब बर्ड्स का माइग्रेशन होता है, ठीक है, तो वो वर्ल्ड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मतलब हजारों लाखों किलोमीटर फ्लाई करके ट्रैवल करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी ने कहीं खींच लिया उनको तो जमीन में आ जाए वो। और मैंने ये देखा है कभी कभी, नेट जियो पे देखा था, जब चील होती है ना, चील को रेस्ट करना होता है, वो एक हाइट पे जाती है और बस गोल गोल घूमती है। काफी सारी चीजों को देखा हुआ हाँ, वो देखिए मैंने ग्लाइड करती रहती है वो बस। पंख नहीं फड़फड़ाती, हाँ। यानी कि वो ग्रेविटी को यूज करके वो कर रही पता है। नहीं ग्रेविटी यूज कर रही है, एयर करंट्स को यूज कर रही है। चलो एयर करंट्स को यूज कर रही है मान लो ग्लाइड करने के लिए, लेकिन ग्रेविटी उस पर काम क्यों नहीं कर रही है कि वो चिड़िया को नीचे खींच ले। अब भाई वो एक डायरेक्शन, वो गोल ही घूम रही है, वो कहीं नहीं जा रही वहां से। एग्जैक्टली काफी सारी मतलब 3 4 चीज होंगी वैसे गोल घूम रही है बस, एग्जैक्टली मजे ले रही है ऊपर। तो ऐसा क्यों है कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच के नहीं जमीन पे बुला एकदम रही से है। पटक दे दी है। हाँ, ऐसा है ना? क्यों नहीं हो रहा उसके साथ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो स्पेस में पहुंच जा रही है इतनी ऊपर ही ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही, है ना। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्योंकि मैंने चिड़ियाओं को नीचे भी उड़ते देखा है ना। एग्जैक्टली बस ये हो सकता है कि ना एरोडायनामिक्स का थोड़ा हो सकता है कि वो आराम से ना बर्ड्स के पास इंजन है कि भाई वो इंजन जब तक चलेगा पंखों में उनके तब तक चलती रहेंगी। जैसे प्लेन का इंजन है, प्लेन का इंजन आसमान में बंद कर दो, वो तो एरोडायनेमिक्स जो है उसके भी वो तो पूरे फेल हो जाएंगे चिड़िया ना। की तरह बना रखे है ना एरोडायनेमिक्स तो है। तो वो हवा पे बर्ड की तरह ग्लाइड क्यों नहीं करते रहता, वो क्यों नीचे आ जाता है थोड़ी देर बाद, और चिड़िया क्यों भयंकर ग्लाइड करती रहती है। पॉइंट है भाई इस बात में भी, हो सकता है वेट का हो अरे थोड़ा। यार चिड़िया का भी तो वेट है ना। हाँ वैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि ग्रेविटी हर चीज पे अगर अलग अलग मैं काम वही तो कह करती रहा हूँ है। ना, अगर वेट है उतना वेट है उसका तो वो फ्लाइट टेक ऑफ क्यों कर जा रही है, और जब वो नहीं, उड़ जा रही है तो वो बर्ड की तरह ग्लाइड क्यों नहीं कर रही है वो। क्यों नहीं कर रही? नहीं ऐसा होता है जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में तेरे को
सतह पे बने रहने के लिए थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करना ही पड़ता है हाथों का, तो तू बना रहेगा वहाँ पे। बर्ड्स वो करती है, प्लेन्स तो भाई नॉन लिविंग थिंग है, वो कहाँ से वो करेंगे? तो नहीं, मे बी ये हो सकता प्लेन्स है। नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जैसे तूने बताया कि जैसे मैंने भी कई बार देखा है हम्म, कि जो चील है वो आसमान में जाके एक मिनट और उसके पंख ऐसे ही हाँ रहते वो हैं तो बस, देखा बस स्ट्रेट ठीक है, है, और बस और वो ऐसे यूं। ऐसे बस ऐसे ही घूमती रहती हाँ है वो वो। मैं समझ रहा हूँ, तू कह रहा है कि प्लेन को भी हम ऐसे प्लेन ऐसे कहते हैं। प्लेन भी हाइट पे पहुंच जाए, इंजन के फोर्स के थ्रू इंजन को यूज करके वो हाँ, पहुंच जाए हाइट तक, वहां पे गोल गोल घूम। और उसके बाद इंजन बंद कर दो अपना, और उसके बाद जहां जाना है बस ग्लाइड करके जाता है, क्योंकि इंजन में फ्लैप्स तो होते ही हैं जिससे वो हाँ डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो फ्लाइट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं था, प्लेन्स के साथ ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि वो ग्लाइड करते ही रहे एक लंबे डिस्टेंस तक, हम्म। इंजन बंद होते ही वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। उसमें यही तो होता है कि यात्रीगण करके अपनी सीट बेल्ट बांध लेते, जब तक वो एक क्या नाम है लेवल पे नहीं पहुंच जाती ना फ्लाइट, तब तक वो सीट बेल्ट लगा के रखते हैं, जब ऊपर आ जाए ठीक है भाई मजे लो। तो एक एक भयंकर, यार वो फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट, तूने बताई थी थ्योरी, किसने बताई थी वो, कौन सी? कि जैसे मतलब कि भाई जो फ्लाइट होती है वो आसमान में उड़ती नहीं है वो, पता नहीं, वो कोई बंदा कह रहा था वो। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको ना वो प्लेन के अंदर बैठा दिया जाता है, हाँ वो एक और बंदा एक उसमें केमिकल छिड़क कमेंट में दिया लिखा था जाता उस है, बंदे ने। केमिकल छिड़क दिया जाता है, और उसके बाद आप बेहोश हो जाते हो, और ऐसे मदहोशी हो जाती है आपको, और वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं फ्लाइट के अंदर कि आपको ऐसा लगता है कि टेक ऑफ हो रहा है प्लेन का ये, लेकिन आप बैठे किसी उसके अंदर होते हो, बस वगैरह टाइप के अंदर बैठे होते हो, और आप जब आपकी माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जाती है कि आप उड़ रहे हो, लेकिन वो बस चल रही होती है, और बस फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, फिर से वो केमिकल छिड़कते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप लैंडिंग कर रहे हो, नीचे आ रहे हो, और बस आपको वो फ्लाइट में से क्या कहते हैं उतरना होता है, और बस आपको ऐसा लगता है कि आप एयर ट्रैवल कर कर आए हो। मैं क्या पागल हो गया है क्या भाई? भाई अमेरिका पड़ोस में है क्या? वही तो यार, क्या? इतने घंटों की फ्लाइट बंदा लेता है, और फिर कहीं कहीं तो फ्लाइट चेंज भी करनी होती है, जो ले ओवर होता है फ्लाइट्स का, वो कैसे हो जाता है? ये फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट जो है ना भाई, ये तो मतलब जब वो हुआ था ना, वो 2012 में मंडेला इफेक्ट हुआ था, तो इनकी मेमोरी तभी इरेज कर देनी चाहिए थी मेरे हाँ, हिसाब से, फ्लैट अर्थ है थ्योरिस्ट ना? की तो फ्लैट अर्थ हाँ वाली, तो मतलब ये तो इनको कुछ बहुत, कुछ की जगह इनको सब कुछ बता देना चाहिए मतलब था। ये जो फ्लैट अर्थ कंस्पिरेसी थ्योरी है, तो मतलब मेरे को सबसे यार फालतू कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है, पता नहीं यार किस उल जलूल इंसान ने सोचा होगा यार ये कंस्पिरेसी थ्योरी। अच्छा ये मुझे पता है कहाँ से ये कंस्पिरेसी थ्योरी, और बोलूंगा विवाद हो जाएगा थोड़ा सा उस कोई पे। दिक्कत नहीं, चलो तो फिर इतना ही काफी है फिर आज के लिए, है ना? हाँ चलो फिर, क्या टाइम हो गया? हाँ काफी टाइम हो गया। मैं लगभग कितना फिर, 1 घंटा। 1 घंटा, तो हम्म। चलो फिर लेट्स रैप अप टुडे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। और कमेंट्स में ना बढ़िया बढ़िया आप लोग टॉपिक्स मेंशन करते हो, तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स मेंशन करो, हम उस पर काम करेंगे और ऐसे ही बढ़िया पॉडकास्ट लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हाँ दोस्तों प्लीज वीडियोस को आप लाइक और हाइप जरूर कर दिया करो यार, ठीक है? हम्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।